मई को हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बस अब कुछ ही घंटों का समय बचा है, तब देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसी को लेकर शिमला के रिज मैदान पर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रिज मैदान जाकर हर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बीते दिन की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल के साथ रिज मैदान पर पहुंचे और हर एक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राजधानी शिमला में एक विशाल रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस रैली में जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी करेंगे तो वही देश भर के 17 लाख लोगों से वर्चुअली जुड़ेंगे। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को पीसी में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:50 पर शिमला पहुंचेंगे। यहां उनका पारंपरिक वाद्य यंत्रों, किन्नौरी वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़ों और नरसिंघा में स्वागत होगा। इस दौरान वह सीटीओ से रोड शो भी निकालेंगे। राज्य सरकार ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक पहचान मिली है। कोविड काल में जब सबसे ज्यादा चुनौती रही, जिससे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अच्छे से निपटा गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विदेश भर में पहचान बनाई है। वही ऐसे में विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बीते दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर उनके निमंत्रण देने पर उन्होंने बयान दिया और उसके बाद प्रतिभा सिंह की तरफ से बयान दिया गया। घर घर जाकर निमंत्रण देना मुख्यमंत्री की गरिमा को नहीं दर्शाता। तो इसको लेकर भी सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एक कार्यकर्ता के नाते वो घर घर जाकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बाद में है, पहले पार्टी कार्यकर्ता है। सांसद प्रतिभा सिंह को भी एक एमपी होने के नाते बुलाया गया है। सभी सांसदों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां तक आम आदमी पार्टी के घर जाकर निमंत्रण देने की बात है तो हम जनता से जुड़े आदमी हैं और आम आदमी के घर जाकर उनसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की सोच है कि सीएम आम आदमी पार्टी के घर पर नहीं जाता, लेकिन बीजेपी में ऐसी सोच नहीं है। खैर, विपक्ष तो लगातार निशाना साधता रहेगा। एक तरह से ये बीजेपी की तरफ से चुनावी शंखनाद है। विपक्ष का काम है लगातार निशाना साधना, लेकिन देखना ये होगा आने वाले समय में कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से आने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। रविवार को गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में कई लोगों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब इस हत्या को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में मौजूद एक बदमाश से पूछताछ में बड़ा दावा किया कि गिरफ्तार शख्स शाहरुख ने स्पेशल सेल को बताया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने का काम उसे गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दिया गया था। उन्होंने पहले ही सिद्धू को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को देखकर ये वापस लौट आए। शाहरुख इस हत्याकांड में शामिल नहीं था क्योंकि उसे पहले ही दिल्ली पुलिस ने किसी अन्य केस में गिरफ्तार किया हुआ है। पूछताछ में शाहरुख ने कुल 8 लोगों के नाम बताए हैं जिन पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। शाहरुख ने गोल्डी बरार से बातचीत करता था। उसका फोन फिलहाल स्पेशल सेल ने जब्त कर लिया है। वहीं दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में भी फोन का इस्तेमाल करता है। बता दें, पंजाबी सिंगर और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को मनसा जिले के उसके घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर की गई। उनकी कार पर करीब 30 राउंड की फायरिंग की गई, जिसमें 8 गोलियां सिद्धू को लगी। सिद्धू के साथ उनके दोस्त भी घायल हो गए। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये भी कहा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम करने के फैसले को जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीजीपी से कल के बयान पर भी सफाई मांगी है। कहा गया है कि राज्य सरकार जांच में पूरा सहयोग करेगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या केस में पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वो हरियाणा पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे कि इस केस की जाँच मौजूदा न्यायाधीश को ही करने दी जाए। आपको बता दें, इसकी मांग सिद्धू के पिता ने ही भगवंत मान से की है। चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन इतने ही दिनों में यहाँ पर आए श्रद्धालुओं को मौतों का आंकड़ा
100 के पार पहुंचा है। दरअसल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण लोगों को हार्ट अटैक से मौत हो रही है और वहीं बीते दिन चारधाम यात्रा पर आए 3 यात्रियों की भी मौत दर्ज की गई है, जिसमें से केदारनाथ धाम में अब तक सबसे अधिक 50 यात्रियों ने दम तोड़ा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण अचानक हृदय गति रुकने के लगातार यात्रियों की मौतें हो रही हैं। बता दें कि इस बार 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ और 27 दिनों की यात्रा में चारों धामों में अब तक 102 यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं रविवार को ही 3 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। ऐसे में मौतों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 50 साल से अधिक आयु के यात्रियों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग भी की जा रही है। साथ ही जिन यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है उन्हें यात्रा पर न आने की सलाह दी जा रही है। चारों धामों के यात्रा मार्गों पर स्थापित मेडिकल रिलीफ केंद्रों पर भी अब तक 50 से अधिक आयु के 5,500 से अधिक लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई है, जबकि 57,000 यात्रियों की स्वास्थ्य केंद्र को ओपीडी हुई है। बता दें कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड से हाइपोथर्मिया। हालांकि चारों धामों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं और इस रास्ते पर पड़ने वाले सभी स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टर, दवाइयों की पूर्ति की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर चारधाम यात्रा पर आए तो वो अपना हेल्थ चेकअप करवाएं और अगर वो ठीक हो तभी यात्रा पर आए। एनसीआर में लगातार गर्मी हो रही थी और आज दिल्ली एनसीआर में जैसे ही मौसम बदला उसके बाद लगातार दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चली, आंधी चली और उसका सीधा असर देखने को मिला कि जगह जगह इस तरीके से पेड़ जो है टूटे हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरीके से पेड़ जो है जगह जगह पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में भी दिल्ली और एनसीआर में कुछ इसी प्रकार का मौसम जो है बना रहेगा। यानी सीधे तौर पर कहें तो दिल्ली वासियों को जो तेज गर्मी दिल्ली एनसीआर में पड़ती हुई नजर आ रही थी उससे सीधे तौर पर जो है राहत कहीं ना कहीं जो है मिलती हुई नजर आएगी। पेड़ गिरने के कारण जो व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं जो है ठप हो जाती है। तारे जो है उनके ऊपर पेड़ जो है गिरता हुआ नजर आता है। गनीमत ये रही कि पेड़ जो है यहाँ पर किसी गाड़ी के ऊपर जो है गिरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अगर हम अलग अलग जगहों की बात करें तो दिल्ली में कुछ इसी प्रकार का नजारा जो है चारों तरफ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर तेज आंधी के कारण जहां एक और लोगों को जो है राहत की सांस कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आई क्योंकि तापमान में गिरावट देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस प्रकार से नुकसान भी देखने को मिलता हुआ नजर आया, जहां पर जगह जगह पर पेड़ जो है दिल्ली में गिरे हुए नजर आ रहे हैं। पलवल में 50 करोड़ के हुए मनरेगा घोटाले व 40 करोड़ के हुए सफाई घोटाले को लेकर यहां पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आज पत्रकार वार्ता कर सीधा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल पर अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उक्त अधिकारी केंद्रीय मंत्री से मिले हुए हैं और जिसके चलते इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कब तक प्रशासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाता है। रोहतक जिले के मोखरा गांव के सरस्वती मॉडल स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को टैब वितरित किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस अभियान की शुरुआत 5 मई को रोहतक से ही की थी। उसी कड़ी में आज बाकी बचे हुए छात्रों को भी टैब बांटे गए हैं। यह कार्यक्रम इसलिए किया गया है ताकि 2 दिन बाद जून माह की छुट्टी हो जाएंगी और इसीलिए 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई में कोई विघ्न न हो और इसीलिए आज 70 छात्रों को व 9 अध्यापकों को भी टैब वितरित किए गए। हालांकि मोखरा गांव के सरस्वती मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात ओम प्रकाश सांगवान ने बताया कि 1 जून से स्कूलों की गर्मियों की छुट्टी हो जाएंगी ताकि बच्चों का छुट्टियों में भी काम हो सके और ऑनलाइन क्लासेस चल सके। इसीलिए यह टैब वितरित किए गए हैं क्योंकि कोविड-19 के दौरान पढ़ाई में काफी दिक्कतें आई और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया है और सरकार का यह सराहनीय कदम है, जिसके कारण आज बच्चों को टैब वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज हाईटेक का जमाना है और इसीलिए जो है ऑनलाइन क्लासें भी लगेंगी और बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ पाएंगे। गांव पेलक में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक 17 वर्षीय छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के पिता ने इस मामले में बिजली विभाग के एसडीओ, जेई व लाइनमैनों पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।
पीवीसी व्यापारी से फिरौती मांगने और फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनकी पहचान दुष्यंत और सागर के रूप में हुई है और दोनों ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इससे पहले इनके द्वारा रेकी की गई थी और इस रेकी के अंदर जो इनका एक मास्टरमाइंड है नरेंद्र राणा, जो कि नरेंद्र राणा नाम से गैंग चलाता है, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसके द्वारा जो है यूपी के एक ढाबे पर ये साजिश रची गई और उसके बाद जो है ससोली रोड पर जो पीवीसी कारोबारी है इसके शोरूम की रेकी की गई और इससे पहले उससे जो है फ़ोन कॉल कर 50 लाख रुपए की जो है फिरौती मांगी गई थी और फिरौती ना देने पर जो है उसके शोरूम के बाहर फायरिंग की गई थी। इस मामले में अभी पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन प्राथमिक जांच में सामने आया कि पूरी रेकी करने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस का कहना है कि इन्हें कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है ताकि इनके अन्य साथियों का और जो इस घटना के अंदर जो अगर हम बात करें वाहन इस्तेमाल हुए हैं और जिस प्रकार से जो वेपन इस्तेमाल हुए हैं उसको भी रिकवर किया जा सके। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक जो है अन्य आरोपियों को पकड़ पाती है। फिलहाल पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही जो बाकी आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।